अब की बार 300 पार, लो कर लो 300। एसआरएच के टुल्लों ने एसआरएच टीम के घोड़े लगा लिए और जो काव्या मरान बैठी रहती हैं क्राउड पर, ऐसा लग रहा है किसी दिन छत से कूद ना जाए नीचे। जिस तरह की एसआरएच की बल्लेबाजी चल रही है और एसआरएच की गेंदबाजी चल रही है। आज जहां स्लो पिच थी वहां पर इनके बल्लेबाज टुल्लागिरी करने के चक्कर में थे, जो भी आएगा लप्पा मार के आउट हो जाएगा। मतलब इनका ऐसा कोई भी बल्लेबाज नहीं है जो थोड़ा स्लो पिच पर थोड़ा आराम से खेले। सब आते हैं छक्का मारने के चक्कर में चले जाते हैं। चाहे अभिषेक शर्मा को देख लो, ट्रेविस हेड को देख लो, चाहे ईशान किशन को देख लो। ईशान किशन की सिर्फ एक ही पारी आई है, पहले मुकाबले में शानदार सेंचुरी मारी थी, लेकिन उसके बाद क्या बेड़ा गर्क करा के रखा है टीम को। और यहाँ पर पैट कमिंस क्या बयान दे रहे हैं कि हमारी टीम तो ऐसा ही खेलेगी और हम 300 पार करेंगे। कर लो 300 पार। इनके इतने लाले लग गए हैं कि इनके 150 रन भी बनाना मुश्किल पड़ रहा है। और क्या ये हार का चौथा लगा चुके हैं और इनके टीम का चौथा हो चुका है। अब अगले साल ही आएंगे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। इनका तो टाटा बाय बाय हो चुका है, गुड बाय हो चुका है। अब इनको क्या करने चाहिए, अब यहाँ से बोल दें कि बस मेरा आईपीएल ख़त्म हो गया है, वॉक ओवर दे दें और निकल लें, क्योंकि इनके बस की बात तो लग नहीं रही है। ना तो इनके कप्तान की बस की बात लग रही है, ना इनके जो प्लेयर खेल रहे हैं उनके बस की बात लग रही है। बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े ऐसे टुल्ला प्लेयर हैं जो किसी भी दिन आके गेंद के 4 टुकड़े कर देंगे और किसी दिन ऐसा लगता है जैसे कुछ हवा ही नहीं लग रही है। बॉल आई अंदर बाहर करते हैं, निकल लेते हैं। कब आए कब गए कुछ पता ही नहीं चल रहा है। एसआरएच की ऐसी बल्लेबाजी चल रही है, तो आप क्या कहोगे? टुल्लागिरी ही कहोगे। अब की बार 300 पार, अब की बार 300 पार, घंटा 300 पार। तुमसे तो 150 रन में बनाना मुश्किल पड़ रहा है। देखिए, आज हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला गया, जहां पर हैदराबाद की टीम पहले बड़े बड़े बयान दे रही थी कि हम 300 पार करेंगे और अपने घर पर खेल रहे थे। अपने घर पर भी कैसी पिच दे रहे हो जहाँ पर स्लो पिच है और तुम्हारे बल्लेबाज से बल्लेबाज करना नहीं आ रहा है। आप अंदाज़ा लगाओ, ये कमेंडो मेंडल्स को खिला रहे हैं। ना तो पूरा बॉलर है, ना ही पूरा गेंदबाज है। वो टेस्ट टीम के लिए ही जायज़ बनता है, T20 में उसकी कहीं जगह नहीं बनती है। आपके पास दूसरे प्लेयर हैं, उनको मौका दे दो। नहीं, कमेंडो मेंडल्स अपनी जिद पे आकर पैट कमिंस कमेंडो मेंडल्स को खिलाए जा रहे हैं। बेड़ा गर्क करके रखा है टीम एसआरएच टीम को। और कहते हैं कि दोनों हाथ से गेंदबाजी कर लेता है, लेफ्ट हैंडर से भी गेंदबाजी करता है, राइट हैंड से भी गेंदबाजी करता है। आपको बता दें वो टेस्ट प्लेयर है, टेस्ट प्लेयर के ही लायक है, T20 लायक बिल्कुल भी नहीं है। चलिए इस वाले मुकाबले की बात कर लेते हैं। दोनों टीमों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी करने आई और हैदराबाद के बेड़ा गर्क हो गए। हैदराबाद ने 8 ओवर के 8 विकेटों के नुकसान पर 152 रन बनाए। उसके बाद गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी आती है। देखिए, आपको बता दें, पहला विकेट गुजरात टाइटंस का जल्दी आउट हो गया था। साइंस वर्सन आज कुछ प्रदर्शन नहीं कर पाए, 9 बॉलों पे सिर्फ 5 रन ही बनाए और उनका स्ट्राइक रेट लगभग 55 का था। लेकिन शुभमन गिल एक छोर पर खड़े थे। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं यहाँ पर जोस बटलर। वो भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। बटलर ने 3 बॉल खेली और 0 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और एक समय 3.5 गेंद पर गुजरात टाइटंस का स्कोर था 16 रन और 2 विकेट लगे हुए थे। और यहाँ से ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद की टीम वापसी कर पाएगी। शानदार गेंदबाजी कर रहे थे यहाँ पर मोहम्मद शमी, पैट कमिंस बहुत तगड़ी गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर गुजरात टाइटंस ने एक अप्रोच अपनाई, एक थोड़ा मेंटली स्ट्रांग पोजीशन पर आए और उन्होंने नंबर 4 पर रदरफोर्ड को नहीं भेजा, उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को भेज दिया। अलग टैक्टिस नज़र आई थी। और आपको बता दें, वाशिंगटन सुंदर ऐसा इंडिया के लिए भी कर चुके हैं। नंबर 4 पर आते हैं। 3.5 बॉल पर 16 रन पर 2 विकेट थे इनके। लेकिन 5 ओवर पर इनके हो गए 28 रन और लास्ट ओवर में, पावर प्ले के लास्ट ओवर में यानी कि 6वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने सिमरजीत सिंह को 20 रन मार दिए। 20 रन मार दिए। वहीं से पूरा मोमेंटम जो था वो पूरा मोमेंटम गुजरात टाइटंस की तरफ शिफ्ट हो गया और ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला गुजरात टाइटंस बिल्कुल भी नहीं हारने वाली है। सिमरजीत सिंह को यहाँ पर 20 रन पड़ गए, वाशिंगटन सुंदर ने मारे। जहाँ 28 रन थे 5 ओवर में, वहीं अब 6 ओवर में 48 रन हो गए। पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया और वाशिंगटन सुंदर ने कमाल की बल्लेबाजी की। नहीं तो ऐसा लग रहा था अगर वहाँ पर शुभमन गिल का विकेट गिर जाता तो हैदराबाद की टीम आगे ऊपर चढ़ सकती थी। लेकिन वहाँ पर सुंदर की बल्लेबाजी की बदौलत ही यह पूरा मोमेंटम शिफ्ट हुआ। 6 ओवर में 48 रन के स्कोर पर पहुँच गए। लेकिन अगले 10 ओवर तक
गुजरात टाइटंस का स्कोर 82 रन पहुंच गया था। 82 2 विकेट के नुकसान पर हो गए थे। लेकिन अगले 5 ओवर में, यानी कि 10 ओवर का 10 से 15 ओवर तक में गुजरात टाइटंस ने 52 रन और जोड़ लिए थे। अब तो औपचारिकता रह गई थी। लेकिन यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर की तारीफ करनी होगी। 29 बॉलों पे 49 रनों की पारी खेली, जिनमें 2 छक्के और 5 चौके शामिल थे। पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया था। और यहाँ पर जो आशीष नेहरा आपको ग्राउंड के बाहर दिखते रहते हैं ना, वो अलग तरह के कोच है। ना वो डाटा लेके बैठते हैं, ना कोई कॉपी में लिखते रहते हैं, ना लैपटॉप लेके बैठते हैं। वो इनका मायने नहीं रखता। वो चारों तरफ ग्राउंड में घूमते रहते हैं और अपने प्लेयर से बात करते रहते हैं। और आशीष नेहरा की एक खास बात है, विपक्षी टीम के हर एक प्लेयर के बारे में उनको जानकारी होती है, उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, और उसके हिसाब से गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हैं। और यहाँ पर जो उन्होंने अप्रोच दिखाई और सुंदर को नंबर 4 पर भेजा, टर्निंग पॉइंट वहीं से मैच का था, जैसे मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो रही कसी कसर थी, यहाँ पर रदरफोर्ड ने 16 बॉलों पर 35 रन मारे, जिनमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। और यह मुकाबला गुजरात टाइटंस जीत गई थी। लेकिन आपको बता दें, इस वाले मुकाबले में सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट्स क्या था? सुमन गिल की बल्लेबाजी। सुमन गिल के सामने जब 2 बल्लेबाज आउट हो गए थे, साई सुदर्शन का बल्ला आज नहीं चला। नहीं तो आपने देखा होगा पिछले कुछ मुकाबलों में साई सुदर्शन लंबा खेलते थे। स्ट्राइक रेट भले 130-140 का रहता था, लेकिन वो अंत तक लेके जाते थे, 15 ओवर तक, 16 ओवर तक, 17 ओवर तक। लेकिन आज जब साई सुदर्शन का विकेट गिर गया, तो वहाँ पर पूरी जिम्मेदारी सुमन गिल ने ली और एक छोर संभाल के रखा, क्योंकि यह पिच स्लो है। यहाँ पर आप लप्पा मारने जाओगे तो आउट हो जाओगे। तो यहाँ पर फिर इनिंग को ऐसे पेश करना पड़ता है, नीचे नीचे मारना पड़ता है। और आपको बता दें, वाशिंगटन सुंदर जब ऊपर से खेल रहे थे, तो सामने वाले छोर पे सुमन गिल खड़े होकर बोल रहे थे कि ये कर, मतलब नीचे खेल, नीचे खेल, नीचे खेल। जिसके हिसाब से यहाँ पर सुंदर ने 49 रनों की बेहतरीन पारी खेली। हालांकि उनका कैच आउट आप थोड़ा कंट्रोवर्शियल बोल सकते हो कि बॉल ज़मीन पर टच थी, लेकिन दूसरी बात है। लेकिन यहाँ पर सुंदर ने काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी की। लेकिन यहाँ पर जो सुमन गिल ने आज कप्तानी पारी खेली है, वो लप्पा मारने के चक्कर में नहीं गए। अगर आप पहले भी देखोगे, सुमन गिल अटैकिंग बल्लेबाज है, चलाकर ही बल्लेबाजी करते, बहुत फंसते नहीं हैं। लेकिन पिच को एसेस किया, कैसे बल्लेबाजी करनी है और यहाँ पर लंबा जाना है। और उन्होंने 43 बॉलों पर 61 रनों की पारी खेली, जिनमें 9 चौके शामिल थे और 141 का स्ट्राइक रेट था, और मैच को फिनिश किया। इसी की बदौलत, सुमन गिल की पारी की बदौलत ही जो यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर ने 49 रनों की पारी खेली यहाँ पर 29 बॉलों पे, और उसके बाद जो रदरफोर्ड ने आकर 16 बॉलों पे 35 रन बनाए, वो सुमन गिल की बदौलत था। क्योंकि सुमन गिल एक छोर पर खड़े हुए थे और लंबी पारी खेल रहे थे। ऐसा नहीं था कि विकेट गिरते आ रहे थे, वहाँ पर एक छोर संभाल के रखा था सुमन गिल ने। इसलिए रदरफोर्ड ने वो करके दिखाया और वही वाशिंगटन सुंदर ने करके दिखाया। और वहीं आप दूसरी तरफ देखोगे, हैदराबाद की टीम की तरफ से, उनकी तरफ एक ऐसा कोई भी बल्लेबाज नहीं है जो एक क्रीज पर टिक सके। उनके पास सब ऐसे बल्लेबाज जो आपको टुल्लागिरी करके देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पहली बॉल मारेगा सीधी स्टेडियम पार जाएगी, लप्पा मारने के चक्कर में आउट होते हैं। जबकि इनके पास साई सुदर्शन भी ऐसा प्लेयर है और सुमन गिल भी ऐसा प्लेयर है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है। हैदराबाद की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो सब चलाने वाले बल्लेबाज हैं, चाहे 1 से नंबर 11 तक। लेकिन इनको एक अप्रोच लेनी चाहिए थी, कमेंडो मेंडिस को नंबर 4 पर भेजना चाहिए था, क्योंकि कमेंडो मेंडिस टेस्ट प्लेयर है। ऐसा प्लेयर है जो आपको गैप में मार सके, गैप पे चला सके, मैच चला सके, क्योंकि पिच स्लो थी। और हार का कारण सबसे बड़ा यही बना हैदराबाद की टीम में कि उनके पास ऐसे प्लेयर नहीं थे और ऐसे बल्लेबाज नहीं थे जो एक छोर को संभाल कर रखें और सिंगल डबल लेते रहे, और जहाँ पर गैप से वहाँ पर चौके मार सकें। गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों ने यही किया, छक्के से ज़्यादा उन्होंने चौके मारे हैं, इसीलिए यह मुकाबला आसानी से अपने नाम किया है। हैदराबाद की टीम में एक आपको कमी साफ तौर पर नज़र आती है, उनकी टीम सब टुल्लों से भरी पड़ी है। फिर चिल्लाते हैं 300 पार 300 पार। लेकिन आप एक बात बताइए, यही पैट कमिंस कप्तान था ऑस्ट्रेलिया का, जिसने 2023 में टीम इंडिया के प्लेयरों को और टीम इंडिया के सभी जनता को काफ़ी रुलाया था। 2023 का वर्ल्ड कप याद हुआ होगा। लेकिन आज सुमन गिल ने उसी कप्तान को हराया है। लेकिन वो दुख तो कम नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा 1% तो कम लगा होगा, 1% तो आपको संतोष हुआ होगा कि हा यहाँ पर पैट कमिंस को हराया। ये बहुत अच्छी बात लग रही है कि पैट कमिंस को यहाँ पर सुमन गिल ने अपनी कप्तानी में हराया और अपनी बल्लेबाजी से हराया है। कहीं ना कहीं तो ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया टीम का कैप्टन भी है।
कहीं ना कहीं वो दुख तो कम नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको तो राहत तो मिलती होगी। और इनका मुकाबला पंजाब से भी होने वाला है, वहाँ पर श्रेयस अय्यर भी इनको ऐसा रगड़ दें, थोड़ा वहाँ पर भी आपको थोड़ा दर्द कम होगा। ये इस बात की खुशी लग रही है कि पैट कमिंस का हारता हुआ चेहरा देखने में मज़ा आता है, क्योंकि वो बात तो याद होगी कि 1 लाख क्राउड को चुप करवाना है। दिलो दिमाग में आप कहीं ना कहीं वो बात तो घूमती रही होगी, घूम रही होगी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आराम मिलता है। चलिए वहीं थोड़ा हैदराबाद की बल्लेबाजी की बात कर, गेंदबाजी की बात करेंगे, आपको गेंदबाजी के बारे में ही बताएंगे कि आखिरकार गेंदबाजों ने कैसा प्रदर्शन किया। लेकिन आपको बता दें, मोहम्मद सिराज को आपको दाग देनी पड़ेगी। मोहम्मद सिराज ने आते ही यहाँ पर ट्रेविस हेड को बोला, बेटा टुल्लागिरी कहीं और करना, यहाँ पर टुल्लागिरी नहीं चलेगी। और बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने। 4 ओवर में 70 रन दिए हैं और 4 विकेट हासिल किया है। और आपको बता दें 17 डॉट बॉलें की है मोहम्मद सिराज ने, 17 डॉट बॉलें की हैं। 7 बॉलों पे उनके 70 रन बने हैं। 4.25 की इकॉनमी है। तो आप अंदाज़ा लगाओ, इसी प्लेयर को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर रखा गया था। और जब इनसे ये सवाल उनसे पूछा गया था, पहले भी वो जवाब दे चुके हैं कि रोहित भाई ने ऐसा डिसीजन इसलिए लिया था क्योंकि दुबई की पिच काफ़ी अलग थी, स्पिन गेंदबाजों को मदद कर रही थी। लेकिन जब ये मैच ख़त्म हुआ तो हर सब बोले सवाल पूछते हैं और आरसीबी के बारे में पूछ लेते हैं। जब आरसीबी की बात आती है तो वहाँ पर मोहम्मद सिराज के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन उसके बाद वो भी ये बाद में कहते हैं कि मुझे बहुत टाइम मिला, चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी जगह नहीं थी, मैंने अपने फिटनेस पर काम किया, अपने माइंडसेट पर काम किया, फिर यहाँ पर आज पहुँचा हूँ। बहुत ही शानदार गेंदबाजी की मोहम्मद सिराज ने। लगातार इस सीज़न पूरे आईपीएल में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन पहले सीज़न आप देखोगे, पिछले सीज़न में आरसीबी के लिए खेलते हुए काफ़ी ज़्यादा रन पड़ते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा रन पड़ते थे और विकेट भी नहीं मिलते थे। इसलिए पिछले वाले सीज़न में इनको ड्रॉप भी कर दिया गया था। लेकिन इस सीज़न हर मुकाबले में आप उनको जब जब बॉल दोगे वो विकेट ले कर देंगे। वहीं इसके साथ साथ ईशांत शर्मा आज थोड़े महंगे रहे। 4 ओवर में 53 रन दिए, 13.25 की इकॉनमी थी। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं, लेकिन ये अंदर बाहर होते रहते हैं। क्या कहते हैं, इनको टेस्ट मुकाबला भी साउथ अफ्रीका में खिलाया गया था, बहुत पीटे थे वहाँ पर, इनको विकेट भी नहीं मिला था। फिर ऐसा चल रहा था कि इनको टीम इंडिया से बाहर कर दिया जाएगा और इनकी जगह मुकेश कुमार आ गए थे टीम में। हरजित राणा आपको खेलते हुए नजर आए थे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा को साइड लाइन कर दिया गया था। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा इस बार आपको बता रहे हैं कि आपके पास बैक ऑफ द लेंथ जो गेंदबाजी करता है, जो बॉल को बाउंस कराता है, वो सिर्फ मैं हूँ। और इतनी पेस के साथ 145, 146, 148 की पेस से गेंदबाजी करते हैं यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा। 4 ओवर में 25 रन दिए और 2 विकेट हासिल किया है। टर्निंग पॉइंट यही था। और आपको बता दें, यहाँ पर मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने मिलकर 8 ओवर की गेंदबाजी की है और लगभग 42 रन दिए हैं और 6 विकेट हासिल किया है। 4 विकेट मोहम्मद सिराज और 2 विकेट यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा ने। इनकी गेंदबाजी की बदौलत ही गुजरात टाइटंस से यह मुकाबला अपने नाम कर पाई है। इन्होंने शुरुआत में ही तोड़ के रख दिया था ना, तभी 152 रन का लक्ष्य आपको मिला था। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर राशिद खान विकेट नहीं मिले, 4 ओवर में 31 रन दिए, 7.75 की इकॉनमी से। लेकिन साई किशोर बहुत शांत प्लेयर है, अपना काम करता है, चुप शांत चला जाता है। 4 ओवर गेंदबाजी, 24 रन, 2 विकेट, 6 की इकॉनमी से। देखिए, आपने कुछ ऐसे प्लेयर को देखा होगा, जैसे इसमें दिग्वेश राठी चल रहे हैं, आपको विकेट लेते हैं, साइन का करते हैं और पवेलियन भेज देते हैं। इनको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा अगर इनको हाईलाइट होना है, क्योंकि ये अपना काम कर लेता है। ऐसे प्लेयर आपको इंडियन टीम में खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो शांति से अपना काम करते हैं लेकिन निकल जाते हैं। जब तक आप लोगों की नज़रों में नहीं आओगे, लोग आपके बारे में बात नहीं करेंगे, तो फिर आपको टीम इंडिया में मुश्किल पड़ जाएगी। इसलिए इनको भी थोड़ा अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। इतना सेलिब्रेशन थोड़ा अच्छे से सेलिब्रेट करना पड़ेगा जिससे आप लोगों की नज़रों में आए, मीडिया आपको कवर करे, तभी आप इंडियन टीम में आ सकते हो। पिछले दिन आपको याद होगा, हरजित राणा ने जब यहाँ पर अग्रवाल को आउट किया था, क्या नाम था उनका, मयंक अग्रवाल को आउट किया था और उनको फ्लाइंग किस दी थी, आपको याद ही होगा। जिसके बाद हर्षित राणा मीडिया को कवर किया और उसके बाद वो इंडिया भी खेले थे, फेमस हो गए थे। यहाँ पर अगर साई किशोर भी कुछ पब्लिसिटी करते हैं, ऐसे कुछ स्टंट करते हैं, तो वो भी फेमस होंगे और इंडियन टीम में उनकी जगह बनेगी। बहुत शानदार गेंदबाज है, बहुत चतुर गेंदबाज है। पूरे सीज़न में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की और पिछला सीज़न भी इनका काफ़ी शानदार गया था।
चलिए गेंदबाजी लाइनअप की बात हो गई, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, हैदराबाद का गेम तमाम तो हो ही चुका है। इस सीजन उनकी बस की बात नहीं कि आपको यहाँ पर मैच जीतते हुए नजर आए। जैसे चेन्नई की चल रही है ना इस समय, इनकी लगता है आपस में टक्कर होगी कि 10वें नंबर पर कौन फिनिश करेगा, चेन्नई करेगी या फिर हैदराबाद की टीम करेगी। क्योंकि चेन्नई भी अपने 3 मुकाबले लगातार हार कर आ चुकी है और ये लगातार 4 मुकाबले हारे हैं। हैदराबाद की टीम 4 मुकाबले हारी है लगातार, पहला मुकाबला जीती थी, तो इनका तो चौथा हो चुका है और आपको अगले साल ही मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिर भी पैट कमिंस क्या कहते हैं कि मुझे टीम पर भरोसा है और टीम ऐसा ही खेलेगी जिस तरह से खेलती हुई आ रही थी। फिर आपको पिच का एसेस करना चाहिए था, कंडीशन देखनी चाहिए थी, सामने वाले गेंदबाजों को पढ़ना चाहिए था, बल्लेबाजों को देखना चाहिए था। लेकिन नहीं, अलग अकड़, ऑस्ट्रेलियन है ना, अलग अकड़ अलग एटीट्यूड के साथ आते हैं। कर लो 300 पार, घोड़े लग गए आपके। हैदराबाद की टीम ने अपनी मालकिन को ऐसा ना हो कि कूदने पर मजबूर कर दे। जिस तरह डॉक्टर संजीव गोयनका है ना, उनका फीमेल वर्जन है उनकी मालकिन, क्या नाम काव्या मरान, उस पर भी तरस खा लो, मुंह उतर जाता है बेचारी का। जब इनके बल्लेबाज आउट हो रहे थे तो काव्या मरान का आपको चेहरा देखना चाहिए था, मुंह उतर गया था। और आपको बता दें लास्ट ओवर काव्या मरान देख नहीं पाई और ग्राउंड छोड़कर बाहर चली गई थी। इस तरह की कंडीशन है हैदराबाद की, जहां पिछले सीजन इन्होंने फाइनल खेला था और रनों को अंबार लगाया था और लगातार ऐसे क्रिकेट खेल रहे थे ना कि सामने वाली टीमें डरती थी इनके साथ मुकाबला खेलने के लिए, कहीं 300 रन न बना दे हमारे खिलाफ। लेकिन इस सीज़न क्या हो रहा है, पहले मुकाबले में ऐसे आया रहे, तीड़ फाड़ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, गेम को चार टुकड़ों में बांट देंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, लाले लग गए इनके, घोड़े लग गए इनके, 150 रन भी बनाना मुश्किल पड़ रहा है। इस तरह की कंडीशन आ गई हैदराबाद की टीम की। पहले मैच में काफ़ी उड़ लिए थे। चलिए उनकी बल्लेबाजी की भी बात कर लेते हैं। हैदराबाद की टाइटंस की बल्लेबाजी की हमने बात कर ली, लेकिन उनकी बल्लेबाजी की बात कर लेते हैं। अभिषेक शर्मा 16 बॉल पे 18 रन, 4 चौके, 112 का स्ट्राइक रेट। क्या कहेंगे आप, जस्टिफाई कर पाएंगे क्या? इंडिया का ओपनर बल्लेबाज है, सबसे ज़्यादा दुख लग रहा है कि इंडिया का ओपनर बल्लेबाज है, पोटेंशियल बहुत है, वो तो सब लोग बोलेंगे पोटेंशियल बहुत है, लेकिन क्या जब डिलीवर करें तब ना। इस सीजन एक भी मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने अपने बल्लेबाजी का जौहर नहीं दिखाया है। और T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया का अगले साल ही है, जो कि इंडिया में खेला जाएगा। अगर इस तरह की बल्लेबाजी करते रहे ना तो इनके घोड़े लगना ही लगना है। क्या करते हैं, लप्पा मारते हैं चले जाते हैं। मोहम्मद सिराज ने इनको आउट करवा दिया राहुल तेवतिया के हाथों। क्या करते हैं, आते हैं मारते हैं। भाई आपको इंडिया खेलना है, पिच को एसेस करनी है आपको, फिर उसके हिसाब से बल्लेबाजी करनी है। 16 बॉलों पर 18 रन जस्टिफाई करता है क्या? अगर आप इसी 16 बॉलों पे 4 छक्के मार दिए होते तब आप जस्टिफाई कर सकते थे कि हाँ मैंने रन बनाए। लेकिन 16 बॉलों पर 18 रन, और इसके साथ साथ इन्होंने गेंदबाजी भी की है, वहाँ पर भी इन्होंने 16 रन दिया है। मतलब इनका दोनों हिसाब बराबर बराबर चल रहा है। किस तरह आप एसेस करोगे इनकी बल्लेबाजी को? बेवकूफ़ी वाला शॉट खेलकर आउट होते हैं। जब आपके सामने विकेट गिर गया है, ट्रेविस हेड आउट हो चुका है, तो आपको लंबा खींचना चाहिए था, बड़ी पारी खेलनी चाहिए थी, जैसे सुमन गिल ने की। साई सुदर्शन के आउट होने के बाद सुमन गिल ने एक छोर संभाल कर रखा, पिच को एसेस किया कि स्लो पिच है, यहाँ पर थोड़ा टिक के बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, नीचे नीचे खेलना पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, इनके दिमाग तो ही बैठा है कि हम छक्का मारेंगे, ऐसा मारेंगे स्टेडियम पार चली जाए। कर लो छक्का मार, कर लो 300 पार। ऐसी बल्लेबाजी करते रहेंगे, लग नहीं रहा कि इस सीज़न हैदराबाद की टीम आपको टॉप पर पहुंचती हुई नजर आएगी। और अभिषेक शर्मा ऐसा ना हो कि इंडियन टीम से भी बाहर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर ओपनर बहुत सारे भरे पड़े हैं। पिछले वाले मुकाबले में KL राहुल ने जो बेहतरीन पारी खेली है ना, वो भी रिकनिंग में आ जाएंगे, क्योंकि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और ओपनिंग बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसा ना हो कि इनकी अपनी जगह गंवानी पड़े। और सुमन गिल तो एक कंटेंडर हैं। अभिषेक शर्मा और सुमन गिल दोनों एक ही पोजीशन के लिए खेल रहे हैं, और यहाँ पर बहुत एसेस किया जाएगा। BCCI और सेलेक्टर बहुत ध्यान देंगे कि आखिरकार इस सीज़न IPL में कौन खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन कर रहा है, टॉप ऑर्डर से लेकर लोअर मिडिल ऑर्डर तक, और फिर गेंदबाजी लाइनअप में उसी के हिसाब से टीम का चयन किया जाएगा। ऐसा ना हो कि अभिषेक शर्मा अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ले टुल्लागिरी करने के चक्कर में, जिस तरह ट्रेविस हेड करता है। भाई इंडिया खेल चुके हो आप, एक्सपीरियंस हो चुका है, थोड़ा पिच को भी समझना पड़ता है। ये नहीं कि तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ। तोड़ लिया, फिर घोड़े लगा दिए टीम के, और ख़ुद के भी घोड़े लगाने वाले हैं, जिस तरह की बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा कर रहे हैं।
वही ट्रेविस हेड की बात करें, 5 बॉलों पर 8 रन बनाए, 2 चौके मारे, 160 का स्ट्राइक रेट था। मोहम्मद सिराज ने इनको क्या बोला, निकल ले बेटा तू। 2 चौके बहुत शानदार मारे मोहम्मद सिराज ने, लेकिन इसके बाद मोहम्मद सिराज ने दिखाया कि बेटा मैं अपने देश में खेल रहा हूँ और अपने होम ग्राउंड पर खेल रहा हूँ, तो यहाँ पर टुल्लागिरी नहीं चलेगी, निकल 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 निकल। इस तरह की मोहम्मद सिराज ने यहाँ पर गेंदबाजी की है, शानदार में नज़र आ रहे हैं। लेकिन ट्रेविस हेड को इतना हम ट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि शुरुआत के 2 मुकाबले में ट्रेविस हेड ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी। हमसे इनसे उम्मीदें भी नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, या ऑस्ट्रेलिया के ड्रेस में जाएगा, कोई आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल में इंडिया से भिड़ेगा, फिर वहाँ पर मारेगा। हमको इनसे उम्मीदें भी नहीं रखनी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है अपने देश के लिए। अगर यही सामने इंडिया होती ना, कोई बड़ा मुकाबला होता, ट्रेविस हेड को आप देखते, लप्पा मारने कभी नहीं जाता, वो सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी करता। 2023 का वर्ल्ड कप आप याद कर लो, फाइनल शुरुआत में बहुत संभल कर बॉल खेल रहा था, समझ नहीं आ रही थी कि बॉल कहाँ जा रहा है। बुमराह ने नचा कर रखा था, लेकिन क्या किया, कंडीशन को समझा, फिर बल्लेबाजी के, फिर 140 रन नवाद मारे थे और ऑस्ट्रेलिया फाइनल मुकाबला जीती थी। लेकिन यहाँ पर क्या, टुल्लागिरी करने के चक्कर में छक्का मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, निपट लिए। चलो छोड़ देते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। वहीं ईशान किशन की बात करें, 14 बॉलों पे 17 रन, 121 का स्ट्राइक रेट, और इनको टीम इंडिया में वापसी करनी है। जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, पहले मुकाबले में शानदार सेंचुरी मारी, अरे क्या क्राउड पर दौड़ दौड़ के सेलिब्रेशन कर रहे थे, बनता भी था, बहुत समय बाद वापसी की थी। लेकिन उसके बाद क्या, दिखाने के लिए रन है क्या? अगर आपको टीम इंडिया में वापसी करनी है और आप नंबर 3 पर खेल रहे हो, बहुत अच्छी इनके लिए सूटेबल कंडीशन है, क्योंकि ओपनर बल्लेबाज हैं, कि पहले दूसरे ओवर में विकेट गिर सकते हैं, तो ऐसे में इनको पावर प्ले का फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी ईशान किशन कर रहे हैं ना, वो अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पे मार रहे हैं, चाहे कुल्हाड़ी पैर पर लग जाए, चाहे खुद कुल्हाड़ी पर पैर मार दे। जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस तरह की बल्लेबाजी से इनका कमबैक हो चुका है इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो नंबर 3 के कंटेंडर हैं, फिर भी उनको मौका नहीं मिलेगा। और ईशान किशन वही प्लेयर है जो वनडे में आपको 200 मार कर आया था। और जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, 5 मुकाबले सिर्फ 1 सेंचुरी है, उसके अलावा इनके रन नहीं है। 3 मुकाबले तो कहीं 0 रन, 2 रन, 2 रन, फिर 17 रन, इस तरह के इन्होंने रन बनाए हैं, और इनको टीम इंडिया में वापसी करनी है। सिलेक्टर तो आपको देख रहे होंगे, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर कि आईपीएल में अगर आप अच्छा प्रदर्शन करोगे, दुनिया की नज़रों में आओगे। सब लोग ये देख रहे हैं, सेलेक्टर भी बैठ कर देख रहे होंगे। श्रेयस अय्यर को देख लो आप सामने, आपके साथ उसको भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था, लेकिन श्रेयस अय्यर ने वो हासिल किया है। लगातार 2 मुकाबले रन बनाए हैं। भले पिछला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सस्ते में आउट हो गए जोफ्रा आर्चर की शानदार गेंदबाजी की बदौलत, लेकिन श्रेयस अय्यर ने वो करके दिखाया, रन बनाकर आ रहे हैं, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है, और उनका वापसी होगी कॉन्ट्रैक्ट में। जो बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट होता है प्लेयरों का, उसमें वापसी होगी। लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी ईशान किशन कर रहे हैं ना, क्योंकि बहुत पीछे चले गए हैं लाइनअप में, संजू सैमसन आगे आ गए हैं, ध्रुव जुरेल आगे आ गए हैं, ऋषभ पंत भी हैं, केएल राहुल भी हैं, जो कि विकेट कीपर के साथ साथ नंबर 3 की पोजीशन के दावेदार हैं। अगर इसी तरह ईशान किशन बल्लेबाजी करते रहेंगे ना, तो खुद इनके घोड़े लग जाएंगे, और खुद अपने घोड़े लगवा रहे हैं। जिस तरह की बल्लेबाजी ईशान किशन आपको करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी, इनको हार्दिक पांड्या बनना है। हार्दिक पांड्या वाले एक लक्षण भी नहीं है इनके पास, एक लक्षण भी नहीं है इनके पास। 34 वाले खेले, 31 रन बनाए हैं, 3 चौके मारे, और इन्हीं की प्रेशर की बदौलत हेनरी क्लासन मारने के चक्कर में आउट हुए हैं, क्योंकि एक छोर पकड़ कर टुक टक, जैसे इनके अंदर बाबर की आत्मा आ गई हो। बाबर खुद आके बल्लेबाजी करने लगे हों, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, एवरेज के बारे में सोचता है। सेम नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी कर रहे थे। अगर ये नीतीश कुमार रेड्डी ने 34 बॉलों पे 54 रन 55 रन बनाए होते ना, यही स्कोर आज हैदराबाद का 152 की जगह 172 रन होते, तब आप डिफेंड कर सकते थे। हालांकि मुश्किल था, लेकिन ट्राई किया जा सकता था। लेकिन नहीं, इनको टुक टक करना है। टेस्ट मैच का बुखार अभी तक इनको उतरा नहीं है, खेल रहे हैं आईपीएल। और फिर क्या करना है इनको, हार्दिक पांड्या जैसे बैकअप बनना है हार्दिक पांड्या का, या फिर हार्दिक पांड्या जैसे बनना है। हार्दिक पांड्या ने वो करके दिखाया है, इंटरनेशनल मुकाबले में करके दिखाया, आईपीएल में कई बार करके दिखाया है, और बड़े मैचों में करके दिखाया है। गेंदबाजी हो फिर बल्लेबाजी हो, ना तो उनकी गेंदबाजी काम आ रही है। आप अंदाज़ा लगाओ, जिस तरह से मार्कस स्टोइनिस गेंदबाजी करते हैं, स्लो पेस बहुत कम है, लेकिन वेरिएशन है उनके पास। सेम नीतीश कुमार रेड्डी भी करते हैं,
लेकिन पैट कमिंस की समझ में नहीं आता कि गेंदबाज भी है जो आपको गेंदबाजी करके देगा। इनके दिमाग में ये बैठ नहीं बैठती कि नीतीश कुमार रेड्डी से आप गेंदबाजी भी करा लो। पता नहीं सबको गेंदबाजी करा लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी को गेंदबाजी नहीं कराई। कहीं ना कहीं स्लोवर गेंदबाजी करता, स्लो पिच थी, तो यहाँ पर थोड़ा बल्लेबाज इनको मारने जाते, कहीं ना कहीं इनको विकेट मिलने के चांसेस ज़्यादा थे, लेकिन नहीं, पैट कमिंस की भी गलती थी यहाँ पर। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वही हेनरी क्लासन की बात करें, 19 बॉलों पे 27 रन की पारी, 1 छक्का और 2 चौका मारा। और आपको बता दो जो 152 रन बने हैं ना, इनकी पारी के बदौलत थे, नहीं तो ये स्कोर आपको 140 रन नज़र आता। फिर इनको नंबर 5 पर उतारा जा रहा है, नंबर 4 का प्लेयर है। थोड़ा इसको ज़्यादा बॉलें खेलने का मौका दोगे, नीचे कोई ऐसे बल्लेबाज होंगे जो इनके साथ पार्टनरशिप कर सके, तो ही स्कोर आपको 180-190 रन दिखेगा। लेकिन नहीं, इनको तो इन्होंने फिनिशर बना के रखा है। फिर जहाँ स्लो पिच थी, इसको समझ में आता है कि स्पिन गेंदबाजी कैसे खेलते हैं। थोड़ा 10-12 बॉल ज़्यादा खेल लेता, उसके हिसाब से बल्लेबाजी कर लेता, बड़ी पारी खेलता, हैदराबाद के लिए फ़ायदा होता। लेकिन नहीं, इसको नंबर 5 का ठप्पा बना कर रखा है, वहीं पर पीछे भेज रहे हैं। ऐसे तो बल्लेबाजी कर रहे हैं ये, क्या कहने। एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस ने अपनी कप्तानी से ले डूबा है हैदराबाद की टीम को। और जो फालतू का एग्रेशन एटीट्यूड लेके घूमते हैं ना कि टुल्लागिरी करेंगे, ऐसा मारेंगे, वैसा करेंगे, ले डूबी अपनी टीम को। 4 मुकाबले हार चुके हैं 5 में से, 10वें पायदान पर है, 1 ही मुकाबला जीता है। इनके घोड़े लग चुके हैं और आने वाले टाइम पे भी इनके घोड़े लगने वाले हैं। वह अनिकेत वर्मा 14 बॉलों पर 18 रन, 2 चौके, कोई बात नहीं। इन्होंने पिछले 2 मुकाबले में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है, पिछले 2 मुकाबले में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है। 170 रन आपको याद ही होगा। और इन्होंने 2 मुकाबले में हैदराबाद को बचाया है, जहाँ पर 190 रन हैदराबाद ने बनाए थे और जहाँ पर 160 रन अनिकेत वर्मा के ही रन थे। वो डोमेस्टिक प्लेयर है, वो एमपी के लिए खेलता है, लेकिन वो इस सिचुएशन में आकर और बड़े मंच पर आकर सरपंच बनने की क्षमता रखता है। इनसे भी ऊपर वाले बल्लेबाज को समझना चाहिए था, लेकिन नहीं। वही कमेंडो मेंडिस, भाई आपको बल्लेबाज नज़र आता है क्या? ना तो ये गेंदबाज नज़र आता है, ना ये बल्लेबाज नज़र आता है। श्रीलंका के लिए खेलते हैं, हाँ टेस्ट में बहुत शानदार खिलाड़ी है, लेकिन बल्लेबाजी से क्या। आपके पास एडम जाम्पा बैठा है, आपको पता था कि पिच स्लो पिच होने वाली है, स्पिन गेंदबाजों को फेवर करेगी, लेकिन ही कमेंडो मेंडिस को लेकर आ गए क्या थोड़ी थोड़ी बल्लेबाजी कर लेगा, थोड़ी गेंदबाजी कर लिया, घोड़े लगा दिए। 1 ओवर गेंदबाजी की है, 12 रन दिया है। ना तो अच्छे बल्लेबाजी से कर पाए, ना ही गेंदबाजी से कर पाए, तो किस बात के आपने इनको लेकर आए हो? एडम जाम्पा को खिला लेते, इससे बेहतर 4 ओवर गेंदबाजी करके देगा और 2 विकेट तो कम से कम ले ही लेगा। राहुल चहर इनके पास बैठा हुआ है, अंसारी को खिलाए जा रहे हैं। अंसारी को भी कब लेके आए? जब शुरुआत से रन पड़ गए तब अंसारी को लेके आते हो। इनकी कप्तानी भी समझ में नहीं आ रही है, जिसकी बदौलत मुकाबले हार रहे हैं। बहरहाल हटाइए, लेकिन आपको बता दें हैदराबाद की गेंदबाजी की बात कर लेते हैं, जो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होने वाला है। मोहम्मद शमी ने 4 ओवर गेंदबाजी की, 28 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। बहुत शानदार गेंदबाजी की इन्होंने, और इंडिया के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड इसके बाद टीम इंडिया जून में टेस्ट सीरीज़ खेलने जाएगी, जहां पर मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी आपको दोनों खेलते हुए नजर आएंगे। अब तो बुमराह भी आपको जो एमआई और आरसीबी के बीच मुकाबला होगा उसमें खेलते हुए नजर आएंगे। यानी कि तीनों तेज गेंदबाज आपके पूरी तरह से फिट हैं, और बैकअप के तौर पर प्रसिद्ध कृष्णा। हमारी टीम इंडिया की गेंदबाजी काफ़ी मजबूत नजर आ रही, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं पैट कमिंस 3.4 गेंद 26 रन 1 विकेट, लेकिन उसके अलावा सिमरजीत सिंह से 1 ही ओवर कराया गया, 20 रन पड़े थे, जो वाशिंगटन सुंदर ने रेला था। 59 कट 2 ओवर 16 रन। इनके पास यही बैकअप रह गया है क्या? ऐसे ऐसे गेंदबाज लेकर आ रहे हो, 59 रन खिला दिया आपको, उसका प्राइम फॉर्म निकल चुका है, कर चुके हैं जो करना था, अब नहीं कर पाएंगे। अंसारी 4 ओवर 33 रन 1 भी विकेट नहीं। जब इनको गेंदबाजी लेके लाना था तब तो लाए नहीं, बाद में लेकर आते हो तो उसको रन पड़ जाते हैं। कमेंडो मेंडिस 1 ओवर 12 रन, अभिषेक शर्मा 1 ओवर 18 रन। भाई साहब, ये ऐसी गेंदबाजी लाइनअप से और ऐसी बल्लेबाजी लाइनअप से आपको मैच जीतते हुए नजर आएंगे क्या? देखिए हैदराबाद, आपको मैंने दोनों टीमों के बारे में, आपको हर प्लेयर के बारे में डिटेल से बता दिया, थोड़ा बकचोदी कर लेते हैं। देखिए जिस तरह की हैदराबाद की बल्लेबाजी है ना, किसी दिन आपको 280-290 रन बनाते हुए नजर आएंगे, लेकिन 10 में से 1 मुकाबला है वो 2 मुकाबले में ही कर पाएंगे। हर मुकाबले में आपको टुल्लागिरी से रन बनते हुए नजर नहीं आएंगे। आपको पिच और कंडीशन की भी समझ होनी चाहिए, और उसके हिसाब से बल्लेबाजी करनी पड़ती है। ये नहीं कि आए मारे चले गए, आए मारे चले गए। हैदराबाद की सबसे बड़ी कमजोरी यही है
कि उनके पास कोई ऐसा एक बल्लेबाज नहीं है जो सिचुएशन को समझे, पिच स्लो पिच है तो उसके हिसाब से बल्लेबाजी करे। 1 से 7-8 नंबर तक पैट कमिंस तक सभी ऐसे बल्लेबाज हैं जो पहली बार से छक्का मारने के चक्कर में जाते हैं और खुद के घोड़े लगा लेते हैं और टीम को भी ऐसे छोड़ देते हैं। उनकी ही ऐसी बल्लेबाजी है। दूसरी टीमों से सीखते नहीं हैं, सामने वाले सुमन गिल से सीख लो, साई सुदर्शन से सीख लो। भले ही ये दोनों कम रन बनाते हैं, लेकिन आज जो ज़रूरत थी वही सुमन गिल ने किया है। 43 बॉलों में 62 रन बनाए, लेकिन वो समझते थे कि अगर मैं आउट हो जाऊंगा तो पीछे वाले बल्लेबाज भी प्रेशर में आकर आउट हो सकते थे। लेकिन उनके पास समझदार खिलाड़ी था, लेकिन इनके पास ऐसा कोई भी नहीं है। चाहे वो ट्रेविस हेड हो, चाहे अभिषेक शर्मा हो, चाहे ईशान किशन, 3 को आप मान सकते हैं, लेकिन आपको नंबर 4 पर कोई ऐसा प्लेयर होना चाहिए था जो पिच और कंडीशन को समझे और एक छोर संभाल कर रखे, फिर अंत तक बल्लेबाजी करे। इनके पास ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं है जो एक संभल कर बल्लेबाजी कर सके और इनिंग को 15 ओवर तक, 16 ओवर तक खींच के लेके जाए। सबसे बड़ी गलती इनकी यही होती है और इसीलिए मुकाबले हार रहे हैं। और इनकी गेंदबाजी भी माशाल्लाह है, और इसी की बदौलत और इसी एटीट्यूड की वजह से जो पैट कमिंस एग्रेशन दिखाते हैं ना कि हम तो ऐसा ही खेलेंगे भले ही मैच हारते जाए, कर लिया। इस बार क्या चल रहा था, जितने क्रिकेट एक्सपर्ट है सब यही बोल रहे थे कि इस बार 300 पार, 300 पार, 300 पार। घोड़े लगा दिए 300 पार के। 150 रन भी बनाना मुश्किल पड़ रहा है इस बार हैदराबाद को। कोई भी टीम आकर कोई भी रेल कर जा रही है, इनको अपने घर पर रेल की जा रही है। और आईपीएल में आपने देखा होगा 2-3 टीमें ऐसी हैं जो अपने घर पर पिल रही हैं। आरसीबी भी पिल गई, यहाँ पर पंजाब को आप बता दें पिछले 15 मुकाबले अपने घर में जो खेले हैं सिर्फ 2 ही मुकाबले जीते हैं। आपको याद ही होगा 2 साल पहले सैम करन ने एक मुकाबला जिताया था, लेकिन अपने घर पर वो भी पिल रही है। अब तो चेन्नई भी पिलने लगी है। पिछला मुकाबला चेन्नई अपने घर पर हार गया, आप अंदाज़ा लगाओ। हालांकि उनकी सीजन बल्लेबाजी भी काफ़ी ख़राब चल रही है, लेकिन हैदराबाद टीम से आप ऐसा सोच नहीं सकते कि हैदराबाद की बल्लेबाजी इतनी वीक है कि अपने घर पर ही हार जाए। और इन्होंने पिच कैसे सेलेक्ट की थी भाई साहब, स्लो पिच। इनके बल्लेबाज स्लो पिच खेलने के लायक नहीं है। इनके बल्लेबाज ऐसी पिच पर खेलने के लायक है जहाँ पर बॉल सीधे बैट पर आए, सपाट पिच में, जहाँ पर 200, 250 रन, 300 रन बनते हों। लेकिन इन्होंने पिच क्या चूज़ की, स्लो पिच, और वहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे और इस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। बेड़ा गर्क करके रखा है। और यहाँ पर काबे इमरान सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर 23 करोड़ रुपए, 16 करोड़ रुपए, 18 करोड़ रुपए ऐसे ही खिलाड़ियों को दे दिए जो अपनी टीम को मैच न जिता सके। ऐसा ना हो किसी ने आकर गला पकड़ ले यहाँ पर, जिस तरह संजीव गोयनका करते हैं। भाई तरस खाओ उस पर। आज तो लास्ट ओवर देखा ही नहीं, चली गई गुस्से में। क्या बोलें अब, किसको समझाएंगे, किस तरह की बल्लेबाजी करें, किस तरह की गेंदबाजी करें, समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। और वहीं दूसरी तरफ आशीष नेहरा को देखोगे, वो बंदा घूमता रहता है, ना तो लैपटॉप में बैठता है लेके, ना ही कोई कॉपी में नोट करता रहता है, उसके सब दिमाग में चलता रहता है। एक वो बंदा है, हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल से जानकारी होती है और उसके खिलाफ स्ट्रेटजी बनाते हैं। फिर वही, हालांकि वो गेंदबाज करते हैं, बल्लेबाज करते हैं, लेकिन दिमाग तो आशीष नेहरा का ही होता है ना। और इनके जो डग आउट में बैठे हैं, चाहे विटोरी हो गया, चाहे कोई और हो गया, क्या करते रहते हैं, कुछ उनसे कोई मतलब ही नहीं है। जो करना है पैट कमिंस को करना है। वो तो ऐसे ही घोड़े लगेंगे आपको। सामने वाली टीम को आप इज्जत ही नहीं दोगे, सोचोगे कि हम मार के फाड़ के फेंक देंगे इनकी बॉल को, तो यही होगा इनके साथ। ऐसे ही लक्षण होने वाले हैं जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं। और आपको बता दें इस सीज़न तो इनका टाटा बाय बाय हो चुका है, अगले सीज़न ही आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। हाँ, इक्का दुक्का मुकाबला आपको ऐसे मारेंगे जैसे 300 बना दें, लेकिन प्लेऑफ में जाना इनका बहुत मुश्किल लग रहा है। वहीं आपको बता दें गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल पर नंबर 2 पर आ गई है। इन्होंने आरसीबी को नीचे किया है और खुद पॉइंट्स टेबल पर नंबर 2 पर पहुँच गए हैं। पहले नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स 3 में 3 जीत, उसके बाद गुजरात टाइटंस 4 में से 3 जीत, उसके बाद आरसीबी तीसरे पायदान पर, और चौथे पायदान पर कौन आ गई है, कोई भी होगी, भूल गया मुझे। चौथे पायदान पर कौन है भाई, चौथे पायदान पर जीटी तीसरे और कौन जीता है 3 मुकाबला, भूल गया। पॉइंट्स टेबल देखना पड़ेगा एक बार। पहले कौन थी, केकेआर होगी, नहीं, पंजाब चौथे पोजीशन पर पंजाब। फिर उसके बाद चलता आएगा, फिर कोई मतलब नहीं है। और 10वें और 9वें नंबर पर हैदराबाद पहुंच गई है और चेन्नई 9वें नंबर पर है। और कल का मुकाबला जो खेला जाएगा वो मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच खेला जाएगा। अगर यहाँ पर मुंबई इंडियंस यह मुकाबला हारती है तो आपको 10वें पायदान पर मुंबई इंडियंस नज़र आएगी।
हालांकि उनका रन रेट काफ़ी बेहतर है, तो आपको 9 नंबर या 8 नंबर पर आपको नज़र आएगी। अगर आरसीबी की टीम यह मुकाबला जीतती है तो आरसीबी आपको टॉप 2 में नज़र आएगी। बस यही लक्षण चल रहे हैं जिस तरह की खेल रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपको पूरी डिटेल से जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।